आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्रशासनिक सुधार आयोग, जहां प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग पढ़ेंगे। इसके अध्यक्ष कौन थे और जब मोरारजी देसाई क्या बने थे, उप प्रधानमंत्री, उसके बाद इसके प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फिर इनके प्रतिवेदन कौन सा था ये देखेंगे और इसकी अनुशंसाएं। उसके बाद हम देखेंगे और ये अपडेट सहकारिता आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे और इसकी पूरी डिटेल देखेंगे और कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है। उसके बाद हम देखेंगे ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है ना, ये रहा। इसमें हम इसकी जो डेट देखेंगे, सन देखेंगे, क्योंकि यहाँ डेट या सन ही पूछा जाता है। और इसके प्रतिवेदन, पहला प्रतिवेदन कौन सा था, अंतिम प्रतिवेदन कौन सा था, और इसकी अनुशंसा भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पर राजस्थान में प्रशासनिक सुधार आयोग। और इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, ये पार्ट 2 है, सेकंड ग्रेड लोक प्रशासन और RS मैन भी दे रही हो यूपीएससी में। अगर आपका लोक प्रशासन है, प्रशासनिक सुधार और नवाचार, प्रशासनिक सुधार, ये अध्याय नंबर 29 और 21-10 हैं। ये NCERT 12 क्लास की है जो पहले चलती थी, उसके अंदर हमारा टॉपिक दिया हुआ था। कल हमने पढ़ा था ये प्रशासनिक सुधार के प्रयास और आज़ादी से पूर्व जितने भी जो समितियाँ थी, इसमें से ली आयोग याद रखना आपको। और आज़ादी के बाद यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो आयोग थे, समितियाँ थी, सुधार आयोग और वेतन आयोग, छठा वेतन आयोग, सातवां वेतन आयोग, ये सब डिटेल से हम पढ़ेंगे। लेकिन ये आज़ादी से पहले हमने पढ़ा था कल एचिसन आयोग। ली आयोग को याद रखना, टन हम समिति का गठन किया गया था इस आयोग के तहत, ये भी याद रखना। उसके बाद ये समिति हमने कल पढ़ी थी, सचिवालय पुनर्गठन समिति या वाजपेयी समिति, दोनों एक ही नाम है और 1947 में इसका गठन किया गया था। ये सब कल हमने पढ़ लिया है। और यहाँ से आपको पढ़ना, आज पढ़ेंगे प्रशासनिक सुधार आयोग। क्या है प्रशासनिक सुधार आयोग? 1965 के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री ने संसद में कहा था, यद्यपि विभिन्न अध्ययन दल कार्य कर रहे हैं, किंतु प्राय यह अनुभव करता हूँ कि ये सामान्य प्रयास स्थिति का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मेरा मत है कि इस विषय पर विचार करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग होना चाहिए। यह प्रशासन के समग्र रूप से व्यापक होगा। इस आवश्यकता को क्रियान्वित के लिए लोकसभा द्वारा 5 जनवरी 1966 को, याद रखना डेट, 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है। 1967 में मोरारजी देसाई क्या बन गए थे? उप प्रधानमंत्री बन जाने पर हनुमंतैया आयोग के अध्यक्ष बने थे। याद रखना 1967 में तो मोरारजी देसाई थे, लेकिन 67 में बाद में हनुमंतैया आयोग के अध्यक्ष बन गए थे, क्योंकि ये उप प्रधानमंत्री बन गए थे। आयोग ने सौंपे गए उत्तरदायित्व को पूरा करने की दृष्टि से 20 अध्ययन दल, 13 कार्यकारी समूह की स्थापना की, जिसमें लगभग विविध क्षेत्रों से 210 प्रभावशाली व्यक्तियों ने कार्य किया। आयोग ने लगभग 580 अनुशंसाएं सरकार को प्रस्तुत की थी। आयोग ने कुल 20 प्रतिवेदन, याद रखना प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में 20 प्रतिवेदन दिए थे। और इसका प्रथम प्रतिवेदन था जन अभियोग निराकरण की समस्या, जो 1966 में दिया। अंतिम जो 20वां प्रतिवेदन था वो वैज्ञानिक विभाग था के नाम से था, 1970 में किया गया। आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों का जो विवरण ये देख सकते हो, मैं पूरी डिटेल से सारे प्रतिवेदन आपको बता दूं। ये देखो, पहला है जन अभियोग निराकरण की समस्या, जो 1966 में। फिर इसके बाद जो ये आया था 10वां कार्मिक प्रशासन, ये एग्जाम में आ चुका है, तो ये दिया था 1968 में। उसके बाद लास्ट हुआ वैज्ञानिक विभाग, जो 1970 में दिया था। 20 प्रतिवेदन थे, इनको याद रखना। आयोग की जो अनुशंसा इस प्रकार थी, भारत सरकार ने प्रशासन तंत्र के संबंध में आयोग की मान्यता थी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 45 सदस्य तक हो, जिसमें प्रधानमंत्री सहित 16 कैबिनेट स्तरीय, यानी कि मंत्रिपरिषद में 45 और कैबिनेट स्तरीय मंत्री 16 हो। मंत्रिपरिषद का निम्न पद कौन सा है? संसदीय सचिव समाप्त किया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री स्वयं के पास कोई मंत्रालय विभाग न रखा जाए। यह था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा है। नियोजन तंत्र के बारे में आयोग की दृढ़ मान्यता थी कि प्रधानमंत्री को योजना आयोग का अध्यक्ष न रहकर केवल उससे निकट का संपर्क बनाए रखना चाहिए, यानी कि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। ऐसी अनुशंसा थी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में। आयोग से अधिक सदस्य पूर्णकालिक हो, यानी कि पूरा कार्यकाल हो। योग्यता, अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर नियुक्त किया जाए, यानी कि उसका परीक्षण या निरीक्षण करके उसको नियुक्ति की जाए। जैसे कि उसकी योग्यता क्या है, उसको अनुभव है या नहीं है, विशेषताएं क्या क्या हैं, डिग्रियां वगैरह, उसको कितना कार्य कर चुके हैं, इसका अनुभव भी होना चाहिए। केंद्र राज्य संबंध विषयों में आयोग का मत था कि संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए। ये भी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में था कि अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए, जिसमें प्रधानमंत्री
अध्यक्ष हो। तो प्रधानमंत्री अध्यक्षता की अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए, लेकिन प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। ये इसकी अनुशंसा में शामिल है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में आयोग ने कहा कि राज्यपाल उस व्यक्ति को बनाया जाए जिसे प्रशासन और सार्वजनिक जीवन का दीर्घ यानी कि लंबा अनुभव हो, जिसकी सभी सुधरी हो और उसकी पुनर्नियुक्ति ना हो। पुनर्नियुक्ति नहीं होती राज्यपाल की, ये ऐसा अनुशंसा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में किया गया था, बताया गया था। आयोग ने अनुशंसा की कि विकास कार्यों के संबंधित विभागों में निष्पादन बजट अपनाना चाहिए। वित्त वर्ष की शुरुआत 1 नवंबर से हो, यानी कि 1 नवंबर से वित्त वर्ष की शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में 31 मार्च तक लास्ट होता है और 1 अप्रैल से शुरू होता है वित्त वर्ष, याद रखना। कार्मिक प्रशासन संबंधी अनुशंसाओं में आयोग ने कहा कि आईएएस की भर्ती की आयु सीमा 28 वर्ष हो, 2 अवसर प्रदान किए जाएं। कार्यात्मक आयोग लोक सेवाओं का गठन किया जाए। इस आधार पर 8 अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की सिफारिश की गई थी। तो आईएएस की आयु 28 थी, लेकिन वर्तमान में 32 से भी है। ओबीसी को भी आरक्षण है और उसके अवसर भी ज़्यादा दिए गए, कहीं 9 दिए गए हैं, किसी को अनलिमिटेड भी है। तो ये 28 वर्ष और 2 अवसर देने की ही प्रदान करने की अनुशंसा सिर्फ प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी। उसके बाद जन अभियोग निराकरण तंत्र के विकास हेतु केंद्र और राज्य में मंत्रियों और सचिव स्तर के लोक सेवकों के विरुद्ध लोक शिकायतों की जांच के लिए लोकपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। 1966 में प्रथम बार लोकपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए कि अनुशंसा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में भी की गई थी, याद रखना, जो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में थी। उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन गए थे, उसके बाद हनुमंतैया उसके अध्यक्ष बने थे। तो लोकपाल लोकायुक्त हमारे सब्जेक्ट में भी है, उसको भी पढ़ना है हमको, तब पढ़ेंगे तब बताएंगे। केंद्र और राज्य स्तर के सचिव स्तर के नीचे अधिकारियों के लिए एक एक लोकायुक्त की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो लोकपाल और लोकायुक्त दोनों की नियुक्ति की सिफारिश या अनुशंसा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में की गई थी। 1975 के आरंभ में प्रधानमंत्री के लिए 2 अनुभवी प्रशासकों यानी कि LP सिंह और LK झा ने प्रशासन की दक्षता में सुधार हेतु 20 सूत्री प्रशासनिक योजना तैयार की, जिसमें निम्नलिखित पहल शामिल थी। तो 1975 में प्रधानमंत्री 2 अनुभवी प्रशासक कौन थे? LP सिंह और LK झा ने प्रशासन की दक्षता हेतु सुधार हेतु 20 सूत्री प्रशासनिक योजना, याद रखना, 20 सूत्री प्रशासनिक योजना की जो की थी शुरुआत आरंभ की थी ना, वो LP सिंह और LK झा ने की थी, याद रखना। और काम की दशा और कार्यकाल के वातावरण में सुधार, समय पाबंदी, अनुशासन लागू करने की आवश्यकता, विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक न्यायीकरण की स्थापना की आवश्यकता, ये 4 अनुशंसाएं इसने दी थी। प्रशासनिक योजना तैयार की थी 20 सूत्री प्रशासनिक योजना में, है ना, LP सिंह और LK झा की अध्यक्षता में आरंभ की थी। फिर है सहकारिता आयोग 1983, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रश्न कभी नहीं चूकता है एग्जाम में। केंद्र और राज्य संबंधों के विवादित पक्षों के गहन अध्ययन और उससे सुधार हेतु सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने एक 3 सदस्यीय आयोग, ये सहकारिता आयोग था, 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? मार्च 1983 में। सेवानिवृत्त कौन थे? सेवानिवृत्त थे और न्यायाधीश रणजीत सिंह सहकारिता की अध्यक्षता में किया गया। सहकारिता आयोग ने अपना प्रतिवेदन 2 नवंबर 1987 को सौंपा। ये एग्जाम में प्रश्न आया था कि सहकारिता आयोग का गठन तो मार्च 1983 में हुआ और इन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया था 2 नवंबर 1987 को सौंपा, और इनकी अनुशंसा अभी हम देखेंगे। और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? न्यायाधीश रणजीत सिंह सहकारिता की अध्यक्षता में हुआ था। और ये कितने सदस्यीय आयोग था? 3 सदस्यीय आयोग था। वेरी इंपॉर्टेंट है। देश की एकता और अखंडता के लिए मजबूत केंद्र अनिवार्य है। संविधान में अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। वहाँ 263 था अनुच्छेद, यहाँ 356 का प्रयोग। 263 अनुच्छेद प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का बताया था। 356 है ना, इसका प्रयोग अंतिम विकल्प, यानी कि अब कोई विकल्प नहीं है तब होना चाहिए। इंजीनियरिंग, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, सहकारिता उद्योग के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया होना चाहिए। ये इनकी अनुशंसाएं थी। राष्ट्रीय विकास परिषद को अधिक प्रभावी बनाया जाए, इसका पुनर्गठन कर इसका नाम राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद कर दिया जाए। ये भी इसकी अनुशंसाएं थी सहकारिता आयोग की। और संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए। ये देखो, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था उसके अंदर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए और उसका अध्यक्ष किसको बनाया जाए? प्रधानमंत्री को। ऐसी अनुशंसा थी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में। लेकिन सहकारिता आयोग ने कहा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए 263 के तहत।
और राष्ट्रीय आर्थिक और विकास परिषद कर दिया जाए। किसको? राष्ट्रीय विकास परिषद को, जिसका नाम इनको ने चेंज करने की अनुशंसा की गई थी। समवर्ती सूची पर कानून बनाते समय केंद्र सरकार को राज्यों से परामर्श करना चाहिए। जो समवर्ती सूची थी ना, उसके अंदर राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची या केंद्र सूची है ना, उसके अंदर जितने भी जो है ना, उसके अंदर जो राज्य होते हैं ना, समवर्ती सूची में राज्य होते हैं, तो राज्यों से परामर्श करना अनिवार्य है, करना चाहिए। सॉरी, ये अनुशंसाएं थी सहकारिता आयोग की। राज्यपाल राजनीतिक रूप से तटस्थ है और इसका राज्य का एक ऋषि राज्य का नहीं होना चाहिए। राज्यपाल राजनीतिक रूप से तटस्थ है एवं इस राज्य का नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है। तो ये भी अनुशंसाएं थी सहकारिता आयोग की, और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग भी यही कह रहा है। अब उदारीकरण, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि छोटे छोटे पार्ट ऑफ ये जो लेसन है ना पूरा करवा दूँ आपको। उदारीकरण के बाद आएगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। तो देख ले, उदारीकरण देख लेते हैं, फिर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में हम पढ़ेंगे तीसरे पार्ट में। उदारीकरण के पश्चात 90 के दशक में प्रशासनिक सुधार, ये सब हम देख रहे हैं प्रशासनिक सुधार आयोग जो जिसका क्रम है आज़ादी से पहले कौन कौन से दिन, ली आयोग वगैरह से अच्छी आयोग है ना, फिर आज़ादी के बाद के आयोग। अब हम देख रहे हैं उदारीकरण के पश्चात 90 के दशक में, 1990 के दशक में नई आर्थिक नीति अपनाने के साथ साथ प्रशासनिक सुधार का नया दौर प्रारंभ हुआ, जहां आर्थिक विकास के लिए पूर्व में स्थापित केंद्रीकृत ढांचे को समाप्त करने का प्रयास हुआ। जो पहले केंद्रीकृत ढांचा था, वहीं पंचायती राज को संवैधानिक दर्जे में राजनीतिक एवं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की मांग उत्पन्न हुई। पंचायती राज के लिए संवैधानिक दर्जे ने, ऐसे में सरकार को पुनर्परिभाषित करने का प्रयास आरंभ हुआ, और जिसमें लोक प्रशासन को नई भूमिका बनाने को विवश होना पड़ा, यानी कि वापस नए सब नियम बनेंगे, क्योंकि वहाँ पंचायती राज की अब स्थापना के लिए जो नियम बनेंगे। 1991 में भारत सरकार ने एक कर सुधार समिति की गठित की, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजा जे चलैया थे। ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि कर सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे और इसकी स्थापना कब की गई। तो 1991 में की गई। डॉक्टर राजा जे चलैया थे जो इसके अध्यक्ष थे। यद्यपि यह समिति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के परीक्षण के लिए बनाई गई थी, तथापि इस समिति ने प्रशासन का स्तर ऊंचा करने की आवश्यकता पर बल दिया। ये भी प्रशासन को आगे ऊपर जाने के लिए इन्होंने अपने जो प्रयास किए, क्योंकि कुशल और सत्यनिष्ठ कर्मचारियों के बिना कोई भी कर सुधार लागू नहीं हो सकता। 1994 में 5वें वेतन आयोग जो पंडियन की अध्यक्षता में, याद रखना 5वां वेतन आयोग 1994 में, और इसके अध्यक्ष थे पंडियन की अध्यक्षता में बना था, ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। यह पहली बार था कि एक वेतन आयोग ने एक प्रशासनिक सुधार आयोग की तरह कार्य किया। तो 5वां वेतन आयोग था, उसने प्रशासनिक सुधार आयोग की तरह ही कार्य किया। ये आप देख सकते हो यहाँ। आयोग ने वेतन को प्रशासनिक दक्षता के संबद्ध करने की आवश्यकता पर बल दिया। नव लोक प्रबंध की पद्धति से प्रशासनिक सुधार करने की जरूरत बताई। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में 172 अध्यायों में से 33 अध्याय प्रशासनिक सुधार पर लिखे थे। तो जो 5वां वेतन आयोग था उसके 172 अध्याय थे। कितने थे? 172 अध्याय थे। 1994 में इसकी इसका पांडियन की अध्यक्षता में गठन किया गया, और 33 अध्याय थे वो प्रशासनिक सुधार पर लिखे गए थे। न्यूनतम सरकार की अवधारणा पर बल देते हुए केंद्रीय मंत्रालय और विभागों की संख्या में जबरदस्त रूप से कम करने की आवश्यकता बताई। इसकी मुख्य अनुशंसा ये थी, देख सकते हो आप। राज्य को वे आधारभूत कार्य करने चाहिए जो बाजार द्वारा निष्पादित नहीं हो सकते। ये राज्य पर क्या कहा गया। आयोग ने प्रस्तावित किया कि 40 लाख कार्मिकों के पद एक साथ समाप्त कर देने चाहिए, यानी 40 लाख जो इतने कार्मिक है ना उनके पद समाप्त कर देने चाहिए। अगले 10 वर्षों में 30% कार्मिक कम की जाने की सिफारिश की गई थी। 5वां वेतन आयोग 1994 में पंडियन की अध्यक्षता में, याद रखना। शासकीय गुप्त अधिनियम के स्थान पर सूचना का अधिकार लागू किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार निवारण अभिकरण की स्थापना की जाइए। और ये जो के संतानम समिति थी ना, ये भी भ्रष्टाचार निरोधक ही थी, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए की गई थी। के संतानम 1964 में थी, है ना। सहकारिता आयोग 1983 में, मार्च 1983 में, और इसने अपना जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 2 नवंबर 1987 में, याद रखना। और रणजीत सिंह सहकारिया की अध्यक्षता में ये बना था, ये भी याद रखना। प्रशासन को नागरिक मित्र पारदर्शी बनाया जाए। किसको? प्रशासन को। प्रशासन के विशेषज्ञ और संविदा आधारित नियुक्तियों की आवश्यकता पर बल दिया गया। वर्तमान अवकाश प्रणाली को समाप्त कर 3 राष्ट्रीय अवकाश, 12 अकस्मित अवकाश की व्यवस्था की जानी चाहिए।
तो ये 3 राष्ट्रीय अवकाश की जो मांग की गई थी वो 5वें वेतन आयोग में की गई थी। वित्त मंत्रालय के संबंध में रहे पूर्व प्रशासनिक अधिकारी कौन थे? KP गीताकर्षण की अध्यक्षता में फरवरी 2001 में व्यय सुधार आयोग, कर सुधार आयोग 1991 में, याद रखना, व्यय सुधार आयोग 2001 में किसकी अध्यक्षता में? KP गीताकर्षण की अध्यक्षता में। आयोग ने प्रशासन समिति को आकार में केंद्र बिंदु मानकर विकासात्मक व्यय को नियंत्रण करने हेतु सुझाव दिया। किसने दिया था? व्यय सुधार आयोग, फरवरी 2001। अध्यक्ष KP गीताकर्षणन है ना। नियंत्रण करने हेतु सुझाव दिया। केंद्र सरकार ने 36 मंत्रालयों में से के 24,326 पद अनुपयोगी मानते हुए उसे खत्म करने की अनुशंसा की। यहाँ तो 24,356 पद समाप्त करने की अनुशंसा की गई थी। इतना बड़ा था। देखो, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। ये NCERT का पार्ट है जिसके अंदर प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और कुछ नवाचार, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, कुछ वेतन आयोग, पूरा डिटेल से देखेंगे हम, क्योंकि यहाँ से पर्सन आपको 2 मिलेंगे, 100% 2% मिलेंगे। सेकंड ग्रेड में RS मेन में अगर आप लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी कर सकते हो, और UPSC UGC नेट अगर आपका लोक प्रशासन है तो भी आप देख सकते हो। अगर आपका सब्जेक्ट लोक प्रशासन पब्लिक एड है तो ही देखें, वरना नहीं देखें। सेकंड ग्रेड का दे रहे हो तो आप देख सकते हो। इसके अंदर आपको लोकायुक्त, लोकपाल और लोकायुक्त, ये 2 जो टॉपिक लास्ट में मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, वो तो सबको देखना है, लेकिन ये सिर्फ सेकंड ग्रेड SST लेवल वाले देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।